Welcome students, this is Kushvinder Singh and today we are going to discuss about इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आज हमने देखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। हमको एक बेसिक आइडिया रहता है कि नाम में ही हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, दो वर्ड से मिलके ये नाम बना हुआ है। तो कुछ ना कुछ बेसिक आइडिया हमको हो जाएगा क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो चीज़ें ज़रूर आ रही हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रो वर्ड एंड सेकेंड वन इज़ द केमिस्ट्री वर्ड। तो हम कहीं ना कहीं कोरिलेट कर सकते हैं कि ज़रूर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे कुछ यूज़ होगा या फिर कुछ प्रोडक्शन होगा और केमिकल्स का कुछ यूज़ या प्रोडक्शन होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल जो आपके दिमाग में ये बात आई होगी नाम सुन के, या फिर हर किसी के दिमाग में ये बात आती है, हर कोई ये सोच सकता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज़रूर इन दोनों चीज़ों को कोरिलेट किया गया होगा। तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यही पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे सिंपल यूज़ जो होता है हमारा, जो आपने देखा होगा बैटरीज़, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें चलाने के लिए बैटरीज़ का इस्तेमाल करते हैं। हम फ़ोन चला रहे हैं, मोबाइल की बैटरी की ज़रूरत है, तो वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ही कॉन्सेप्ट पे, बेसिक्स पे काम करती है, ठीक है। अदर जो हमारे सेल्स आते हैं, बैटरीज इतने बड़े बड़े सेल्स आते हैं, वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ही बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आखिर होता क्या है, हम इसको कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने से पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है उसके हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कि आखिर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या फिर एक सेल को बनाने के लिए, या फिर जो भी हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी, इन सबको यूज़ करते हुए या फिर इन सबको हम कैसे यूज़ करें और इस कॉन्सेप्ट को समझें, ठीक है ना। तो अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बेसिक आइडिया समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग दो चीज़ों के बारे में डील करते हैं, ठीक है। क्या है वो दो चीज़ें? सबसे पहली चीज़ है हमारा यहाँ पे सेल। सबसे पहली चीज़ है हमारा यहाँ पे सेल। सेल के बारे में डील करते हैं। दूसरा हम कंडक्टेंस के बारे में डील करते हैं, और ये जो कंडक्टेंस है ये कंडक्टेंस होती है किसी सॉल्यूशन की। हम यहाँ पे मैटर या कोई मेटल की कंडक्टेंस की बात नहीं कर रहे, कोई अदर मटेरियल की कंडक्टेंस की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो उसकी कंडक्टेंस कैसे अफेक्ट होती है। उस सॉल्यूशन की वजह से कंडक्टेंस ज़्यादा होती है या उस सॉल्यूशन की वजह से कंडक्टेंस कम हो गई, जो भी है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कंडक्टेंस में पढ़ते हैं। और कैसे वो कंडक्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो कंडक्टेंस जो होती है हमारी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे सेल के बारे में। सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है सेल के बारे में, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये एक बेसिक डायग्राम है। हम क्या क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक बैटरी का हमने यूज़ किया। यहाँ पे हमने एक बैटरी का यूज़ किया और विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी हमने इस बल्ब को यहाँ पे जला दिया है, बल्ब को ग्लो कर दिया है। तो बात ये है कि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को किस फॉर्म में स्टोर किया होगा। इलेक्ट्रिसिटी को हमने किस फॉर्म में स्टोर किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को करंट के फॉर्म में ही स्टोर कर सकते हैं। उसको फॉर्म स्टोर करने का यहाँ पे हमारे पास जो तरीका है दैट इज द केमिकल एनर्जी। तो यहाँ से मुझे एक आइडिया हुआ कि हमने यहाँ पे ये बैटरी से केमिकल्स, बैटरी के अंदर केमिकल्स होते हैं, बेसिकली हम बात समझे तो केमिकल्स के थ्रू हमने इस बैटरी के थ्रू, केमिकल्स के थ्रू एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट किया है, ठीक है। हमने यहाँ पे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट किया है। तो ये हमारा एक तरीका हो गया, एक बेसिक आइडिया मिला कि हम क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सिमिलरली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही दो प्रोसेस हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेन रोल प्ले करते हैं, और इन्हीं दो प्रोसेस के बेसिस पे हम यहाँ पे सेल को पढ़ते हैं। तो सेल बेसिकली क्या होता है, वो एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेल एक ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे और अगर इसको डिटेल में डिस्कस करें तो और हम क्या समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हर केमिकल रिएक्शन जो होगी
वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं की जा सकती। यानी कि हर केमिकल एनर्जी जो है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसकी एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं कन्वर्ट कर सकते। यहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो होगी कि केमिकल एनर्जी जो जनरेट हो रही है दैट मस्ट बी फ्रॉम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ये जो केमिकल एनर्जी जनरेट हो रही है ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू आनी चाहिए जो खुद होती हैं, जो स्पॉन्टेनियस होती हैं। ये स्पॉन्टेनिटी का क्या कॉन्सेप्ट है ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं, उसको आगे डिस्कस करेंगे स्पॉन्टेनिटी क्या है। बट हमको यहाँ पे एक बेसिक आइडिया मिल चुका है कि जो केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम रिवर्सिबली केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी प्रोसेस को, इसी सारे कॉन्सेप्ट को हम कहाँ पे पढ़ते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम यहाँ पे इसको डील करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक आइडिया है। और कैसे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं? दो पार्ट में इसको डिवाइड किया जा सकता है। पहला, इस बैटरी के बारे में स्टडी करके हम इस बैटरी को समझें, आखिर इसकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हुई। और इस बैटरी को चार्ज जब हम लोग करते हैं तो हम कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इसको चार्ज अगर कर रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, नहीं करा रहे, तो हम यहाँ पे बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पढ़ सकते हैं। बैटरी की चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग समझ सकते हैं कैसे होती है। और दूसरा है, अगर मैं यहाँ पे इस मेटल की जगह कोई मैं सॉल्यूशन यूज करूँ, अगर मैं यहाँ पे इस मेटल की जगह कोई सॉल्यूशन यूज करूँ तो उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस क्या होगी? क्या वो मेटल के बराबर कंडक्ट करेगा, उससे कम करेगा, ज़्यादा करेगा, कैसे उसकी कंडक्टिविटी अफेक्ट होगी, किन फैक्टर्स पे उसकी कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी, कंडक्टेंस डिपेंड करेगी, क्या कंडक्टेंस एक ही तरह की होती है, क्या कंडक्टेंस अलग अलग तरह की होती है। तो बेसिकली हम यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू ये दो बातें क्लियर कर सकते हैं कि मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ने के लिए दो चीज़ें हैं, ये बैटरी को पढ़ सकता हूँ और ये कंडक्टेंस को पढ़ सकता हूँ। ये जो हमारा यहाँ पे जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टेंस क्या है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल क्या होता है, कैसे सेल को हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि सेल हमारा क्या रोल प्ले करता है, सेल कैसे काम करता है, सेल कैसे बनाया जाता है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे समझेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक, उसके बाद अब अगर हम लोग देखें व्हाट इज सेल, तो हम सेल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सेल क्या होता है। तो यहाँ पे हमने देखा सेल एक ऐसा डिवाइस है, जैसे भी अभी मैंने आपको बताया कि बैटरी भी हमारा एक सेल होती है। अगर हम लोग बड़ी बैटरीज की बात करें जो हम लोगों के यहाँ पे हाउस होल्ड में यूज़ होती हैं, इन्वर्टर के साथ जो यूज़ होती हैं, तो वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है। वहाँ पे कुछ सेल्स को कंबाइन करके एक बड़ा एक उसको साइज कर दिया जाता है, एक बड़ी बैटरी में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। वह अदरवाइज वो भी उसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है जिस कॉन्सेप्ट पे हमारे अदर सेल्स काम करते हैं। ठीक है, तो अब सेल क्या होता है? तो सेल एक ऐसा डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में और वाइस वर्सा। यानी कि हम यहाँ पे सेल से क्या समझा, अभी हमने पहले भी देखा था कि सेल हमारा कहाँ पे यूज होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये दोनों हम एनर्जीज को इंटर कन्वर्ट करने के लिए जिस डिवाइस या फिर जिस भी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज सेल। उसको क्या बोला जाता है बच्चों? सेल बोला जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसेस, अब सेल हमारा फर्दर दो तरीके से क्लासीफाई हो जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो आपको प्रोसेस बताए हैं, पहला केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एंड दूसरा इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। केमिकल से इलेक्ट्रिकल की तरफ गए और इलेक्ट्रिकल से केमिकल की तरफ आए। अब बात ये आती है, तो क्या दोनों सेल जो होंगे वो एक ही तरह के होंगे? क्या दोनों सेल एक ही तरीके से काम कर रहे होंगे? यहाँ पे दोनों सेल एक तरीके से काम नहीं करते। एक तरीके से काम करने का मतलब है कि अगर हमारा एक प्रोसेस 1 to A to B हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि जब वो हमारा इलेक्ट्रिकल टू केमिकल आएगा तो B to A होगा, यानी कि दो प्रोसेस होते हैं अपोजिट। ठीक है ना, अपोजिट दो प्रोसेस होते हैं। अब वो अपोजिट प्रोसेस कैसे होते हैं वो हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है हमारा, यहाँ पे मैंने भी आपको बताया कि सेल दो तरीके से डिवाइड किया जाता है प्रोसेस के बेसिस पे। तो वो प्रोसेस के बेसिस पे सेल हम दो क्लासेस में दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड द अदर वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल है जिसमें हम लोग केमिकल एनर्जी
केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। और यहाँ पे ये केमिकल एनर्जी किसकी होती है? इट इज द केमिकल एनर्जी ऑफ ए स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ये एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन किसको बोला जाता है? तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिनके लिए गिब्स फ्री एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू शो करती है। दोज रिएक्शंस फॉर विच द गिब्स फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। हम यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में गिब्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बोल देंगे, और अगर हम अदर कंडीशंस पे उसको देख रहे हैं तो गिब्स फ्री एनर्जी बोल देंगे। तो गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है इनके लिए ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू शो करती है, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए वो गिब्स फ्री की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को ऐसे भी बोलते हैं कि दोज रिएक्शंस विच डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल फोर्स और एजेंसी टू अकर। एक ऐसी रिएक्शन जिसको कि एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल फोर्स की, एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं है उसको अकर करने के लिए, उसको होने के लिए खुद ब खुद होगी। ठीक है, जैसे कि हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन है। रस्टिंग ऑफ आयरन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, कोई भी उसको नहीं कराता, वो खुद ब खुद होता है। ठीक है। कंबशन ऑफ पेपर है, कागज का कंबशन है, वो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो भी खुद ब खुद होता है। ठीक है ना, तो ये हमारी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और किस केमिकल एनर्जी को? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और अगर हम इसका उल्टा काम करेंगे, उल्टे काम में हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, तो ये काम कौन करेगा? हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये काम कौन करेगा हमारा बेटा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल काम करेगा ये। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल काम करेगा। अब एक्चुअली में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ये ऑलवेज ऐसे केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कराता है जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होंगी वो हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होंगी, यानी कि ऐसी रिएक्शन जो खुद से नहीं होती हैं, तो हम उनको इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उनको रिएक्शन को करा सकते हैं, रिएक्शन को हम वहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, और जो सेल ये काम करता है हमारा उसी को इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोला जाता है। तो ये जो अभी हमने बैटरी की चार्जिंग डिस्चार्जिंग देखी, तो हमारे घर पे जो बैटरी यूज होती है वो दोनों ही सेल की तरह वर्क करती है। वो जब हम लाइट चली जाती है, जब हम उससे करंट को लेते हैं तो उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह वर्क करती है, और जब हम उसको चार्ज करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह वर्क करते हैं। ये सिंपल तरीका होता है, क्योंकि चार्ज में हम उसको केमिकल एनर्जी में उसको स्टोर कर रहे हैं अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, और जब हम उससे करंट लेंगे तो वहाँ पे जो उसकी केमिकल रिएक्शन हो रही है खुद से, उसके थ्रू जो एनर्जी हमको मिलेगी दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये हमारा बेसिक सेल की हमने यहाँ पे फंडामेंटल को समझ लिया है कि सेल आखिर होता क्या है और कितने तरह का होता है। अब बात आती है कि आखिर सेल काम कैसे करता है। ठीक है, सेल काम कैसे करने का मतलब है कि सेल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे सेल बनाया गया, कैसे क्यों सेल हमेशा कैसे ये केमिकल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, क्या हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो उसको हम लोग आगे समझते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, कि आखिर ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, हम कैसे समझ सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। और जो सबसे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसको हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम गैल्वेनिक सेल भी होता है। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया है, द केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज द कंसेप्ट। एक केमिकल स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो जो डिवाइस यूज होगी उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोला जाता है, और इसका दूसरा नाम गैल्वेनिक सेल भी होता है। अब ये काम कैसे करता है, क्या तरीका है इसके काम करने का, इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं। कंसिडर करें कि अगर हमारे पास, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, कंसिडर करते हैं हमारे पास एक यहाँ पे वाटर फील्ड एक बकेट है, या फिर कोई भी हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे
मैं यहाँ पे इसको एक पाइप से मैं यहाँ पे जोड़ दूं और इसको एक दूसरे कंटेनर के साथ जोड़ दूं जो कि इससे थोड़ा सा नीचे रखा हुआ है। तो अब आपको पता चलेगा कि ये वाटर यहाँ से यहाँ पे इजीली मूव कर पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको ऐसी एक अंदाजा हो चुका है। और यहाँ पे हमने क्या लिखा कि ये वाटर है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी पहले ऊपर था तो थोड़ी ज़्यादा थी, वो पोटेंशियल एनर्जी अब यहाँ पे धीरे धीरे कम होती जा रही है। पोटेंशियल एनर्जी वो धीरे धीरे हमारी कम होती जा रही है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पे। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ समझूँ, मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ सोडियम को। अगर हम लोग कंसिडर करें सोडियम को, तो सोडियम में क्या होता है, सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है एंड इट हैज़ अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक। और दूसरा अगर देखा जाए तो क्लोरीन को देखा जाए, तो क्लोरीन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। क्लोरीन की हमेशा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, यानी क्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है। अब सबसे पहला सवाल, अगर सोडियम ना हो तो क्या क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर क्लोरीन ना हो तो सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? नहीं कर सकता। यानी कि अब इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए मेरे को सोडियम की भी जरूरत है और क्लोरीन की भी जरूरत है। अब मैंने क्या किया कि अगर मैं इन दोनों क्लोरीन और सोडियम को, ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, मैं यहाँ पे सिंपल बता रहा हूँ कि अगर मैं इनको एक वायर के थ्रू, यहाँ पे मैंने एक वायर का इस्तेमाल किया और इसको हमने एक वायर के थ्रू जोड़ दिया, तो अब हमको मालूम है कि सोडियम की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की और क्लोरीन की टेंडेंसी है हमारी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो जब मैं इसको वायर के थ्रू जोड़ूंगा तो नाउ द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। यहाँ से अब हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन है वो वायर के थ्रू पास करने लग जाएगा। और अगर मैंने इस वायर पे एक बल्ब को लगा दिया तो शायद ये बल्ब भी अब ग्लो करने लग जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे एक बल्ब को लगा दिया तो शायद अब ये बल्ब भी हमारा ग्लो करना शुरू कर देगा, ठीक। तो अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि मेरे को एक कंसेप्ट मिल चुका है कि सबसे पहली चीज एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली स्पीशीज होनी चाहिए। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जब मैं इसको बल्ब को जला रहा हूँ, दैट मीन्स मैंने इनकी जो एनर्जी थी वो केमिकल एनर्जी ही तो थी। इसकी टेंडेंसी थी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, इसकी टेंडेंसी थी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और उसको मैंने यहाँ पे किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, नहीं कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया इसको। तो कहीं ना कहीं यही कॉन्सेप्ट होता है एक सेल को बनाने के लिए, एक सेल आखिर कैसे बनाया जाता है। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लिया, क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया, इसको जस्ट मैंने एक वायर के थ्रू जोड़ा है। तो मेरे को यहाँ पे पता चल चुका है कि यहाँ पे दो चीजों की जरूरत होती है, एक जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, एक ऐसी चीज जो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, और एक ऐसी चीज जो हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी। एक ऐसी चीज जो हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी और एक ऐसी चीज जो हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी। तो जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी मैं एक सेल को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे एक सेल को नहीं बना सकता। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो हमको पता है, हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट समझा हुआ है कि जो भी चीज हमारे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, इसको यहाँ पे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जब भी कहीं पे इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा उसको ऑक्सीडेशन बोला जाएगा, और जब भी कहीं पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा इस प्रोसेस को रिडक्शन बोला जाता है। तो यानी मुझे पता चल चुका है एक सेल को बनाने के लिए, सिमिलरली एक सेल को बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत होगी, एक ऐसा जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो और एक पार्ट ऐसा जहाँ पे रिडक्शन हो रहा हो। तो हम इस पार्ट को क्या बोलते हैं, हम इस पार्ट को बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, एंड द पार्ट वेयर इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एक्सेप्टेड, इस पार्ट को बोला जाता है रिडक्शन हाफ। तो हमने यहाँ पे ये चीज समझ चुके हैं कि सेल में दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक वो जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ, और एक ऐसा पार्ट जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा, जिसमें हमारा ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा दैट इज रिडक्शन हाफ। हमारा एक रिडक्शन हाफ और एक ऑक्सीडेशन हाफ होगा। तो अब हमको समझ आ चुका है कि सोडियम के इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी थी, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी थी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया, ठीक है। तो लेकिन जो हमारी बैटरीज होती है ना तो वहाँ पे सोडियम होता ना वहाँ पे क्लोरीन होता, तो आखिर बैटरी सेल्स कैसे काम करते हैं, तो वहाँ पे बैटरीज और सेल्स को जब देखा जाएगा, एक गैल्वेनिक सेल का कंसेप्ट देखा जाएगा,
तब हम वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे ये दोनों कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं और ये दोनों कंपोनेंट किस तरीके से वर्क करते हैं, आखिर इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो करता है। हम ये समझ चुके हैं कि सेल कैसे बनता है। सेल में दो कंपोनेंट है, एक ऑक्सीडेशन पार्ट होगा और एक रिडक्शन हाफ होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ और एक रिडक्शन हाफ होगा। आखिर अब बात ये आती है कि ये सेल हमारा काम कैसे करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो क्यों करता है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों फ्लो करता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि व्हाई डज दिस इलेक्ट्रॉन कीप्स ऑन गोइंग फ्रॉम ऑक्सीडेशन हाफ टू रिडक्शन हाफ। ये हमारा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हाफ से रिडक्शन हाफ की तरफ क्यों जाता है, आखिर इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर हम, जैसा मैंने अभी आपको एक वाटर का एग्जांपल दिया था कि अगर कोई भी चीज़ हमारी हायर लेवल पर है और दूसरा हमारा बीकर लोअर लेवल पर है तो हमेशा वाटर हायर टू लोअर जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि हायर लेवल पे, यानी कि हमारा करंट भी कब फ्लो करता है। अगर मैं करंट फ्लो की बात करूँ तो करंट भी कब फ्लो करेगा, जब हमारे पास एक पॉइंट जिसका पोटेंशियल हमारा V1 है और एक दूसरा पॉइंट है जिसका पोटेंशियल हमारा V2 है। तो करंट फ्लो कब करता है, जब हमारा कोई भी एक जो पोटेंशियल है, कोई भी एक जो पॉइंट है वो हमेशा हायर होगा। कंसीडर करें अगर हम इसको V1 जो है हमारा हायर पोटेंशियल है, ठीक है, V1 हमारा हायर पोटेंशियल है और V2 हमारा लोअर पोटेंशियल है। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं, तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि करंट अब हमारा यहाँ से यहाँ पे फ्लो करना शुरू करेगा। अब यहाँ से यहाँ पे हमारा करंट फ्लो करना शुरू करेगा। तो अब यहाँ पे करंट अगर फ्लो कर रहा है तो मुझे एक बात समझ आई कि हमको पोटेंशियल की जरूरत है। तो आखिर ये पोटेंशियल डेवलप कब होता है, एक सेल के अंदर, ये सेल के अंदर एक पोटेंशियल डेवलप कहाँ से होता है, वो कैसे काम करता है, उसको अब हमको यहाँ पे समझना है। तो इसको समझने के लिए ये एक टिपिकल एग्जांपल होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। एक्चुअली में ये जो पोटेंशियल अगर हम देखें तो ये पोटेंशियल हमारा डेवलप होता है, इस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब डेवलप होगा, क्योंकि एक सेल के पास, सेल के अंदर जो सेल बनता है हमारे पास दो कंपार्टमेंट होते हैं। जैसा मैंने बताया, एक वो कंपार्टमेंट जहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारा रिमूव हो रहा होगा और एक ऐसा कंपार्टमेंट जहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा होगा। यानी कि एक कंपार्टमेंट मैंने अभी आपको बताया था, इस कंपार्टमेंट को, इस वाले कंपार्टमेंट को बोला जाता है ऑक्सीडेशन हाफ, इस कंपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, और एक दूसरा कंपार्टमेंट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन होता है इसको बोला जाता है रिडक्शन हाफ, इस कंपार्टमेंट को बोलते हैं रिडक्शन हाफ। तो ये दो कंपार्टमेंट हो गए हमारे पास, एक ऑक्सीडेशन हाफ और एक रिडक्शन हाफ। अब आखिर क्या ऐसा हो रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। वहाँ पे तो हमने सोडियम क्लोराइड को देख लिया था कि सोडियम क्लोराइड में हमारा सोडियम हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो इसलिए डोनेट कर रहा है, और हमारा क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। बट इसमें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में है, कॉपर इलेक्ट्रोड हमारा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में है। तो इलेक्ट्रोड, सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड हम किसी भी मेटल रॉड को बोलते हैं जिसका यूज कर रहे हैं हम एक केमिकल, एक सेल बनाने के लिए, ठीक है ना, एक सेल बनाने के लिए जिस भी हम मेटल रॉड का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रोड में करंट क्यों फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन क्यों रिमूव हो रहे हैं, क्यों एक्सेप्ट होते हैं, तो इसका जो रीजन होता है वो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम लोग बता सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो वो हम यहाँ पे समझते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर देखा जाए तो कैसे उसको हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो हम देखेंगे एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस that causes the flow of electrons between an electron and its ions in solution in which the electrode is dipped is known as electrode potential। बेसिकली मैं अगर आपको यहाँ पे समझाऊँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होता है, कंसीडर करते हैं हमने एक कंटेनर लिया और इसमें एक मेटल रॉड को डिप किया, ये हमारे पास कोई मेटल रॉड है और इसमें हमने सेम उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया, हमने इसी मेटल का यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया।
ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, कंसिडर दिस इज मेटल M, और मैंने यहाँ पर भी M मेटल सर्किट ले लिया, ठीक है ना, MSO4 ले लिया, M+2, ठीक है ना, M+2 और SO4-2, हमने यहाँ पे इसी का सॉल्यूशन ले लिया है। तो अब एक्चुअल में क्या होगा, अब यहाँ पे दो, इस इलेक्ट्रोड के पास, इस मेटल के पीस के पास दो टेंडेंसी होती है, ये दो टेंडेंसी रख सकता है। क्या हो सकता है कि ये जो मेटल है हमारा, ये मेटल टेंडेंसी, ये मेटल लूज करना चाह रहा हो खुद को इस सॉल्यूशन में, मेटल अपने आप को सॉल्यूशन में डिसॉल्व करना चाह रहा हो बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। और ये भी टेंडेंसी हो सकती है कि ये जो हमारे M+2 आयन जो हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वो इस मेटल इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट होके अपने आप चार्ज को खत्म करना चाह रहे हो। तो दोनों ही टेंडेंसी हो सकती हैं, और इन्हीं दोनों टेंडेंसी की वजह से हमारा ये मेटल और इसके सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। दिस मेटल रॉड एंड दिस सॉल्यूशन, इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों जनरेट हुआ, और इसी के बेसिस पे हमारे दो तरह के इलेक्ट्रोड्स बनते हैं, एक इलेक्ट्रोड जो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और एक ऐसा इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अब क्या होता है कि ये हमारा अगर कंसिडर करें, हम इसको अगर हम जिंक इलेक्ट्रोड माने, अगर हम इसको जिंक इलेक्ट्रोड माने, तो क्या होगा, जिंक हमारा इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, जिंक हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और Zn+2 में कन्वर्ट होकर ये सॉल्यूशन में जाना जाएगा। जब ये सॉल्यूशन में जाएगा तो हमारा इलेक्ट्रोड जो होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन जो होगा, वो इलेक्ट्रोड पे आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जब हमारा इलेक्ट्रोड पे आके डिपॉजिट होगा, तो ये जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड है, अब ये हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोड हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और अगर कंसीडर करें हम इसको कॉपर इलेक्ट्रोड ले लें, तो कॉपर इलेक्ट्रोड के केस में क्या होगा कि ये हमारा कॉपर सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुआ है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुआ है, ठीक है ना, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, तो कॉपर दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड में बनना चाहेगा, यानी कॉपर अब डिपॉजिट होना चाहेगा। और जैसे ही हमारा कॉपर डिपॉजिट होना शुरू होगा, यानी कि कॉपर अब इलेक्ट्रॉन को गेन करता जा रहा है, यहाँ से कॉपर+2 जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखने के लिए इस पे डिपॉजिट होना चाह रहा है, यानी कि अब हमारा जो इलेक्ट्रोड होगा, उसके इलेक्ट्रॉन की जगह उसके चारों तरफ कौन उसको आके सराउंड करेगा, उसको अब प्लस चार्ज आके सराउंड कर लेगा। और प्लस चार्ज में आके अगर उसको सराउंड कर लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा ये जो चार्ज है, ये हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे मेरे को दो तरह के इलेक्ट्रोड्स मिले, एक इलेक्ट्रोड ऐसा है जो नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि उसका मेटल वो आयन में कन्वर्ट होना चाह रहा है, और एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जो पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि उसके आयन्स मेटल में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रोड पे आके डिपॉजिट हो रहे हैं। और इन दोनों की वजह से इसी की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन के बीच में, इसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस और द पोटेंशियल जनरेटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन। बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि एक इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्ट सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल जनरेट होने का क्या रीजन है, दो टेंडेंसी होती है मेटल की, या तो वो आयन फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहता है या फिर वो मेटल फॉर्म में, आयन से मेटल फॉर्म में आना चाहता है। तो इन दोनों को ही कंप्लीट करने के लिए, इन दोनों ही प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए हमारा जो मेटल होता है ये दो तरीके से इलेक्ट्रोड पे अपना चार्ज छोड़ देता है, या इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव चार्ज। तो यही जब हम यहाँ पे इस तरीके का दो प्रोसेसेस देखते हैं, तो इसके बेसिस पे हमारा इलेक्ट्रोड भी जो होता है वो दो तरीके का बन जाता है। और वो क्या क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड, तो ये मैंने आपको जो बताया था डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आखिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों डेवलप हुआ, तो इसका रीजन होता है कि अगर हमने मेटल रॉड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर दिया, मैंने यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है मेटल रॉड का, तो अब हमारे पास दो टेंडेंसी है, इधर ये मेटल जो है हमारा, ये मेटल जो है
आयंस में कन्वर्ट होना पसंद करेगा, आयंस में कन्वर्ट होना चाह रहा है, या फिर हमारे इस मेटल के आयन जो हैं इस इलेक्ट्रोड की तरफ आना चाह रहे हैं मेटल में। तो अगर हमारे मेटल के आयन इलेक्ट्रोड पे आके डिपॉजिट होंगे तो हमारा इलेक्ट्रोड जो होगा वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। हमारा इलेक्ट्रोड कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। और अगर हमारा ये मेटल ने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, तो मेटल ने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए तो मेटल के ऊपर, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर हमारे इलेक्ट्रॉन्स सराउंड कर लेंगे और ये पूरा का पूरा मेटल हो जाएगा हमारा, ये इलेक्ट्रोड हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो इस तरीके से मेरे पास एक मेटल लेकिन दोनों टेंडेंसी नहीं रखेगा। एक मेटल या तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा या फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। तो अब इसका यूज करके मैं यहाँ पे दो तरीके से इलेक्ट्रो पोटेंशियल, और इसी के बीच में जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसको इलेक्ट्रो पोटेंशियल बोलते हैं। और इन दोनों तरह के इलेक्ट्रोड को अब मैं क्लासिफाई कर सकता हूँ। एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसको बोला जाता है एनोड। एक ऐसा इलेक्ट्रोड जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एनोड। और एक ऐसा हमारा इलेक्ट्रोड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जा रहे हैं, इसको बोला जाता है कैथोड। और हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कैथोड हमेशा वो इलेक्ट्रोड होगा जहाँ पे रिडक्शन होगा, और एक एनोड हमारा वो इलेक्ट्रोड होगा हमेशा जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन पार्ट ऑलवेज फॉर्म्स एनोड एंड रिडक्शन पार्ट ऑलवेज फॉर्म्स कैथोड। रिडक्शन ऑलवेज कैथोड बनाता है और एनोड हमेशा ऑक्सीडेशन करता है। तो ये हमने यहाँ पे दो तरीके के पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिस पे हमने यहाँ पे दो तरीके के इलेक्ट्रोड्स बना दिए, एक बोला जाता है एनोड और एक बोला जाता है कैथोड। तो अब हमको ये दो चीज़ें, अब हमको सेल बनाने के लिए दो तीन चीज़ों की ज़रूरत थी, वो हम लोग समझ चुके हैं। सबसे पहला, सेल काम कैसे करता है। सेल काम करता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेगा तो सेल बनेगा। दूसरा मैंने क्या बताया, अब हमारा ये इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करता है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों जनरेट होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वजह से, क्योंकि हर इलेक्ट्रोड का अपना पोटेंशियल होता है। अब मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स बना सकता हूं डिपेंडिंग ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं इनका यूज करके कंसीडर करूं। मैंने जिंक को यूज कर लिया, कॉपर को यूज कर लिया, जिंक को मैं यूज करूंगा। जिंक अगर उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की है, कॉपर की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की है, तो अब इनको अगर मैं जोड़ दूं तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने आयरन का एक इलेक्ट्रोड ले लिया, एक इलेक्ट्रोड आयरन का ले लिया, एक इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का ले लिया, तो वहाँ पर भी हमारा अब इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करना शुरू कर देगा, वहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, तो वहाँ पर भी करंट फ्लो होगा। तो ये हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड के बारे में जानकारी ले ली है। तो अब हमको मेन चीज़ें यहाँ पे पता चल चुकी हैं। क्या क्या मेन चीज़ें पता चल चुकी हैं कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए दो तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्या है वो दो तीन चीज़ें? सबसे पहला, एक वो पार्ट जो ऑक्सीडेशन करेगा यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ, और एक वो पार्ट जो हमेशा रिडक्शन करेगा यानी कि रिडक्शन हाफ। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, अब यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे करंट फ्लो या फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का रीजन है इनका पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों जनरेट होता है? दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब क्योंकि इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी अगर हमारा डिफरेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर इन दोनों पार्ट को एक वायर के थ्रू जोड़ दिया जाए तो अब यहाँ पे एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं इस वायर को किसी सर्किट से जोड़ दूँ, बल्ब से जोड़ दूँ, तो अब ये बल्ब हमारा फ्लो करना शुरू कर देगा। तो ये हमारा बेसिक पार्ट था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। अब मैं इसका यूज करके कितने भी तरह के सेल बना सकता हूँ, और जिसमें सबसे कॉमन सेल जो होता है, सबसे पहला सेल हमने देखेंगे दैट इज डैनियल सेल। अब डैनियल सेल के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। मैंने जैसे कि आपको बताया, एक पार्ट एनोड होगा और दूसरा पार्ट कैथोड होगा। तो डैनियल सेल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक जिंक इलेक्ट्रोड दिया जाता है इन द सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट।
यहाँ पे ये जो जिंक है ये हमारा एक जिंक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और ये यहाँ पे हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, यहाँ पे हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। सिमिलरली इसी तरीके से हमने यहाँ पे एक कैथोड लिया है, कैथोड में जो इलेक्ट्रोड होता है दैट इज ऑफ कॉपर, और यहाँ पे हम लोग जो सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं कॉपर सल्फेट, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा एक बल्ब के थ्रू, और यहाँ पे हमारा एक बल्ब के थ्रू अगर मैं जोड़ दूंगा तो इसको बोला जाता है एक डैनियल सेल। अब इस सेल का नाम होता है हमारा डैनियल सेल, इसी सेल को हम लोग बोलते हैं डैनियल सेल। अब ये डैनियल सेल में हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, क्यों? क्योंकि जिंक की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की और कॉपर की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। अब द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, इसकी टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। अब इसकी टेंडेंसी है डोनेट इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, इसी को बोला जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है तो इसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो हाई है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है क्योंकि इसको ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है। और अगर मैं इसके लिए देखूं तो इसकी टेंडेंसी है, कॉपर इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी है, द टेंडेंसी ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, तो इसकी टेंडेंसी है गेन करने की, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ टेंडेंसी एक गेन करने की है तो इसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसको नाम दिया जाता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अब मेरे को इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को किस टर्म में मैं नाम दे सकता हूँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। अब मैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नहीं बोलूंगा, सिंपली क्या बोलूंगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो मुझे पता चल जाएगा किसी के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बात हो रही है, दैट मीन्स उसकी टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की, और किसी के रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है उसकी टेंडेंसी है रिड्यूस होने की। तो मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देखूंगा और कैथोड के लिए यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देखूंगा। लेकिन इन दोनों को अगर इसी तरीके से अलग अलग यूज किया गया, अब मैं इन दोनों को यूज करके एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस देख सकता हूँ। सेल के अंदर अगर पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो काम करेगा, सेल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हुआ तो काम नहीं करेगा। लेकिन अब बात आती है कि ये तो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल, तो इन दोनों को यूज कैसे करें? तो IUPAC ने बोला कि जिस भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम मेजर करेंगे उसको हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में मेजर करेंगे। तो एनोड कैथोड ये समझ आ गया होगा आपको, एनोड जो होता है हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड जो होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। जनरली तो हमने ये देखा है, बट हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक एनोड वो है जहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड वो पार्ट है जहां पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड वो पार्ट है जहां पे रिडक्शन होगा। कैथोड वो पार्ट होगा जहां पे रिडक्शन होगा और एनोड वो पार्ट होगा जहां पे ऑक्सीडेशन होगा। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव याद रखते हो तो वो हमेशा गड़बड़ करता है। गड़बड़ क्यों करता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड हमेशा नेगेटिव होगा और कैथोड हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पे पॉजिटिव हो जाएगा, कैथोड नेगेटिव हो जाएगा। तो ये डिफरेंस बना ही रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव को ना यूज करके सिंपली क्या याद रखेंगे, ऑक्सीडेशन जिस इलेक्ट्रोड पे होगा दैट इज एनोड और रिडक्शन जिस इलेक्ट्रोड पे होगा दैट इज कैथोड। जिस पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है वो कैथोड बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एनोड और कैथोड का बेसिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए कॉन्सेप्ट देख लिया है। नेक्स्ट